वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है सुप्रीम 60 की ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि लास्ट टर्म पे हम लोगों ने प्रोनाउन चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्टिंग करी थी। प्रोनाउन का हम एक चैप्टर एक पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और आई थिंक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको बता चुकी। पजेसिव प्रोनाउन मतलब डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, ये मैं आपको ब्रीफ में बता चुकी हूँ। और इन केस अगर आपने क्लासिफिकेशन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन का नहीं देखा है तो आप लोग लास्ट वीडियो में बैक जाके उसको पहले पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से ही पुटअप होते हैं, जो कि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट होता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आपको बता चुकी थी कि दिस, दैट, दोज, दीज ये सारे होते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन आपको बता चुकी हूँ मैं, रिफ्लेक्सिव को ही एम्फसाइजिंग कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, एग्जाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि गिव द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आपको सिर्फ ये समझना होगा कि रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव कब एम्फेटिक बनता है, पजेसिव, पर्सनल, इन सारे प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। अब पहले आप इतना पता करेंगे और फिर उसके बाद यूजेस मैं खुद आपको बताऊंगी। तो डेफिनेशन से अच्छा है। और देखिए, सारे जैसे दीज, दोज, दीज, दैट, ये सारे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये जितने प्रोनाउंस होते हैं ये अपने नाम पर ही डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मैं हमारे नेक्स्ट प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जो डेफिनेट नहीं है, बहुत सारे लोगों में होगा। जैसे इट इज यूज्ड, देखिए, इट इज यूज्ड फॉर नाउन इन जनरल सेंस नॉट रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी पर्टिकुलर, किसी डेफिनेट पर्सन की यहाँ पे जो पर्टिकुलर लिखा है, यू कैन यूज टर्म डेफिनेट हियर, मतलब कोई फिक्स्ड पर्सन की आपसे बात नहीं की जाएगी यहाँ पर। ओके, सच एज somebody, nobody, anybody, none, anyone, someone, nothing, anything, any, some, all, much, both, several, मतलब जो फिक्स्ड नहीं है वो सारे प्रोनाउन इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे somebody has stolen my pocket, तो ये somebody क्या है, दिस इज इंडेफिनिट प्रोनाउन। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप ये समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट, अब जब भी कोई चीज करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बात वहां एक की तो हो ही नहीं सकती। किसी एक को तो आप कोई चीज दोगे ना, उसको आप बांटोगे तो है नहीं। तो बांटना इज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड से सेंस हमें पता चल रहा है कि द थिंग इज रिलेटेड टू मोर देन वन पर्सन। जैसे these are used for individuals, objects or referring to them as one at a time, such as either, neither, each, every, none, मतलब हर किसी की बात की जाएगी। Everyone is enjoying the movie, हर कोई मूवी एंजॉय कर रहा है, तो यहाँ everyone क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आगे नेक्स्ट प्रोनाउन इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव से ही आप जान रहे हैं WH फैमिली एंड द क्वेश्चन मार्क। वर्ड यूज्ड फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्नवाचक, कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन सच एज व्हाई, हु, whom, where, what, whose। ठीक, बहुत इजी है, क्वेश्चन मार्क देख करके ही पता चल जाएगा। अदरवाइज देखिए, आप इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे क्वेश्चन मार्क को, क्योंकि कुछ इंटेरोगेटिव WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं जो बिलोंग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से भी, बट रिलेटिव प्रोनाउन में दो वर्ड्स का कनेक्शन, रिलेशन बताया जाएगा, वहाँ क्वेश्चन मार्क आपको नहीं दिखेगा। तो हेयर आप अपना क्वेश्चन मार्क पे फोकस करेंगे इन प्लेस ऑफ कि आप क्वेश्चन वर्ड को देखें। ठीक, हु इज राइटिंग द लेटर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेटर कौन लिख रहा है, एंड क्वेश्चन मार्क, तो दिस इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट रेसिप्रोकल। देखिए,
वर्ड यूज टू शो म्यूचुअल रिलेशन। जैसे आप लोग जब जो भी फेसबुक वगैरह इंस्टॉल करते हो, ऑपरेट करते हो, तो उसमें आपका और आपका ही मान लीजिए कोई दूसरा फ्रेंड होता है, तो आप दोनों के बीच कोई भी जो कॉमन फ्रेंड होगा, जो आपका भी फ्रेंड है और वो दूसरे इंसान का भी फ्रेंड है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फ्रेंड। तो वैसे ही यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन की बात होगी, इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, सच एज each other, one another. We have known each other for 12 weeks. एक दूसरे को means common. That is called reciprocal. ठीक, देखिए मैं फास्ट इधर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ ये आपको बताने का हमारा मोटो है कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी प्रोनाउन होती हैं, ना कि ये कि आप डेफिनेशन देखें, क्योंकि आपको फोकस करना है रूल्स पे जो टैकल करेगा आपका एरर पार्ट। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके लिए मैंने आपको इंटरोगेटिव में बताया। देखिए, इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अनदर क्लॉज। मतलब एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ में आपको रिलेशन बताया जाएगा, जो वर्ड्स ये रिलेशन क्लैरिफाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे who, whom, whose, which, that, etc. अब देखिए, I have a friend whose father is a doctor. मेरे पास एक दोस्त है जिसके पापा डॉक्टर हैं। तो ये जो जिसका वर्ड है whose, ये है हमारा रिलेटिव, क्योंकि यही वर्ड से तो हमें रिलेशन पता चल रहा है ना, एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज के साथ में। आगे देखिए, सी। अब यहाँ पे हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन खत्म होते हैं एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू रूल्स। मतलब हम अब रूल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि एरर में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। आपको अभी तक के पार्ट में सिर्फ इतना ध्यान देना है कि कौन से वर्ड कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, सिर्फ इतना। रूल्स देखते हैं। हमारा रूल नंबर 1 ये है, whenever a pronoun is used in a sentence, it should be in accordance to the noun for which it stands. It should be same in number, gender, voice. मतलब कि अगर आप सिंगुलर नंबर की बात करोगे, नाउन या प्रोनाउन जो भी सेंटेंस में दिया गया है, तो नाउन के आगे आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा, दैट ऑल्सो शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म। अगर आप वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आने वाला प्रोनाउन भी आपका सिंगुलर नंबर्स, मतलब सेम नंबर सेम जेंडर का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाउन आपने यूज किया सिंगुलर और प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं प्लूरल। नो, दैट विल बी रॉन्ग। आप जिस भी नंबर को नाउन के साथ यूज करेंगे वो ही नंबर और वही जेंडर आपका यूज होगा आने वाले प्रोनाउन के साथ में। Let's see the example. देखिए, the audience are requested to be in its seat. अब यहाँ पे नाउन क्या है हमारा? नाउन है हमारा the audience. अब ऑडियंस के लिए क्या यहाँ पे इट्स आएगा? नहीं, यहाँ पे आएगा their seat. ठीक, the audience are requested to be in their seat. Next, he is not one of those who will help everybody whom he meets. मतलब वो उनमें से है जो जिनसे जब भी मिलता है उनकी मदद करता है। तो यहाँ पे जो ही आया है वो आ रहा है ही के लिए, जबकि बात हो रही है यहाँ पे दोज की। तो अकॉर्डिंग टू दोज यहाँ पे क्या आना चाहिए? दे आना चाहिए। Third person, he is not one of those who will help everybody whom they meets. He ran to his mother and embraced them. Mother आपकी हो गई सिंगुलर और यहाँ पे आप जो प्रोनाउन यूज कर रहे हो वो आप यूज कर रहे हो प्लूरल नंबर, तो हो गया गलत सेंटेंस। मदर के लिए ही तो प्रोनाउन आपको यहाँ यूज करना है, तो मदर का एज ऑब्जेक्ट यू विल यूज हर। He ran to his mother and embraced her.
ठीक, मतलब कि आपका जो भी प्रोनाउन अगर सिंगुलर नंबर है, नाउन अगर सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है, तो जो प्रोनाउन आप यूज करोगे दैट विल ऑल्सो बी इन सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट, rule number 2, the verb in a sentence is always preceded by the nominative, means the subjective form of a pronoun, while the pronoun coming after the verb or preposition should always be, देखिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि सेंटेंस में जब भी आपका जो प्रोनाउन है जो किसी वर्ब के बाद डायरेक्ट आता है या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्ट आता है, ऐसे जो प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव केस में। 3 टेबल हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ी थी। फर्स्ट नॉमिनेटिव इज इक्वल्स टू सब्जेक्टिव, सेकंड ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पजेसिव प्रोनाउन। तो जो बीच वाली टेबल थी दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। जैसे ही इज प्लेइंग विद मी, देखिए विद क्या है प्रीपोजिशन, प्लेइंग क्या है वर्ब, यहाँ आ रहा है क्या मी, तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, हाँ है, सही है सेंटेंस। नेक्स्ट, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी तो आपका सब्जेक्ट हो गया ना, मीन्स नॉमिनेटिव केस हो गया। और हमने पढ़ा कि जब भी प्रोनाउन वर्ब के बाद प्रोनाउन आता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब के बाद जो प्रीपोजिशन आता है उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा होगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ शी नहीं हर होगा। ठीक, माई सेल्फ विल कम देयर, ठीक है, देखिए माई सेल्फ विल कम देयर। अब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ब इन अ सेंटेंस, द वर्ब इन अ सेंटेंस ऑलवेज प्रिसीडेड बाय द नॉमिनेटिव केस। दैट मीन कि वर्ब के पहले आने वाला केस किस में होगा, नॉमिनेटिव, मतलब अपने खुद के फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ माई सेल्फ कैसे आ गया, माई सेल्फ इज पजेसिव प्रोनाउन, तो यहाँ क्या आएगा आई विल कम देयर, देयर यहाँ पे ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ लिखा हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हमने पढ़ा था, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारे जो वर्ड होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैन नेवर बी एक्ट लाइक द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कोई भी रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन आपका एज सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में काम नहीं करेगा। मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज द ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट है इफ 2 और मोर देन 2 persons आर देयर इन सेंटेंस। अब यहाँ पर्सन की बात हो रही है तो उसके लिए सबसे पहले हम पर्सन देख लेते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या था, आई एंड वी, सेकेंड पर्सन इज यू, थर्ड पर्सन इज ही, शी, इट और दे। तो यहाँ बात की जा रही है कि अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन आते हैं, ऑर्डर फॉलोड बाय 2, 3, 1, तो जो पर्सन का ऑर्डर आएगा वो आएगा हमेशा 2, 3, 1, मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन एंड लास्ट में फर्स्ट पर्सन। लेकिन क्या कि जो वहां पे प्रोनाउंस यूज होंगे वो सिंगुलर फॉर्म में होने चाहिए। इन केस अगर सिंगुलर फॉर्म में नहीं है तो फिर जो ऑर्डर आप फॉलो करेंगे प्लूरल फॉर्म में अगर होते हैं तो यू विल फॉलो द ऑर्डर 1, 2 एंड 3। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, he, you and I shall manage this problem together। अब यहाँ सिंगुलर ही, सिंगुलर यू एंड सिंगुलर आई, तो फॉलो हमें ऑर्डर कौन सा करना पड़ेगा, 2, 3 एंड द 1। तो 2 सेकेंड, यहाँ पे कौन सा ऑर्डर फॉलो हो रहा है, थर्ड पर्सन,
सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये तो कोई ऑर्डर नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या लाना है, यू को, फिर हमें क्या लाना है, ही को, देन आई को। यू, ही एंड आई शैल मैनेज दिस प्रॉब्लम टुगेदर। Singular pronouns follow 2, 3, 1 order. Plural pronouns follow 1, 2 and 3 order. Next, ये है हमारा but if there are plural pronouns order to be followed 1, 2 and 3. You, देखिए यू को मैंने बताया था आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स में यूज करते हैं। दे एंड वी शुड गो टू द पार्टी, यहाँ पे आ गया 2, 3 एंड 1 का, बट ये प्लूरल प्रोनाउंस है और प्लूरल प्रोनाउंस को हमें यूज करना है 1 वी, 2 यू, 3 दे शुड गो टू द पार्टी। मीन्स सिंगुलर प्रोनाउंस फॉलोज 2, 3, 1 एंड प्लूरल प्रोनाउंस फॉलो 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट सी, अब नेक्स्ट रूल हमारा ये बोल रहा है द वर्ड्स सच एज लेट, लाइक, बट, बिटवीन, एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशंस आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन। इन सारे वर्ड्स के बाद में और जितने भी प्रीपोजिशन, आप अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो रूल नंबर 1 हमारा यही था कि वर्ब के बाद आने वाले प्रीपोजिशन के बाद जो जिस भी केस का प्रोनाउन आता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस। बात यहाँ पर भी सेम है, बस ये वर्ड्स और इसमें ऐड ऑन हो गए हैं, लेट, लाइक, बट, बिटवीन, एक्सेप्ट एंड ऑल प्रीपोजिशंस फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस। लेट हिम डू दिस वर्क, हिम क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव केस। Everyone was present in the party except him, objective case. It was a tough competition between preposition you and me. Send the report to the manager, preposition me. Next, rule number next is if the verb to be form आप जानते हैं जितने भी helping verbs होती है that is called your to be form, is, am, are, was, were, will, shall, is followed by pronoun in a sentence, the nominative case of a pronoun should be used। मतलब to be case आपके जितने भी helping verbs आती हैं उसके बाद आने वाला pronoun हमेशा हमेशा आपका होगा nominative यानी कि subjective case का। It is me, आ गया टू बी केस, आ गया मी तो गलत हो गया आएगा, यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस आएगा आई। इट इज आई हु हैव कॉल्ड यू। इफ आई वर हिम, टू बी केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, गलत। इट इज इफ आई वर ही, आई वुड हैव टॉट दोज चीट्स अ लेसन। मतलब टू बी फॉर्म के बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा होगा आपका नॉमिनेटिव केस का। नेक्स्ट रूल कहता है कि जब कभी भी कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स द नॉमिनेटिव केस ऑफ अ प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड एज एंड देन। जब कभी भी आपको सेंटेंस से कंपैरिजन यानी कि तुलना के बारे में पता चलता है और वहाँ पे आपको वर्ड दिख जाता है एज या फिर देन, तो वहाँ उसके बाद जो प्रोनाउन आप यूज करेंगे वो होगा आपका नॉमिनेटिव केस। ही इज एज गुड एज मी। मैंने अभी बताया कि जब हमें एज वर्ड दिख जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, आई यानी कि नॉमिनेटिव केस। ही इज एज गुड एज आई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ही इज एज गुड एज आई एम। अब इफ यू रिमेंबर फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोनाउन, तो मैंने आपको बताया था प्रोनाउन इज यूज्ड टू स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम बार बार राम 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 को यूज करने के बजाय ही को यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे रिपीटेशन को रोकने के लिए आई एम, इसलिए हमने डायरेक्ट नॉमिनेटिव केस लगाया। आई नो यू एज मच एज हिम। अब देखिए यहाँ पे हिम क्यों सही है और ही क्यों गलत होगा, वो इसलिए क्योंकि इसका सेंस ये निकलता है आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। यहाँ पे जो वर्ब है आपकी वो सब मतलब ऑब्जेक्ट के पहले आ रही है, इस वजह से हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करेंगे। ये आप एक एक्सेप्शन के तौर पे इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट,
ये मैंने आपको बताया, आई नो यू एज मच एज आई नो हिम। नेक्स्ट देखिए, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन हिम। नो, राहुल इज मोर इंटेलिजेंट देन ही इज राइट। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट रूल है कि इफ टू नाउन्स आर जॉइंड बाय, कोई दो नाउन अगर कनेक्टेड हैं, ईदर और, नीदर नॉर, द प्लूरल नाउन ऑलवेज comes second, and in this case the verb and pronoun both are used according to the nearest subject। मतलब अगर कोई दो नाउन आपके कनेक्ट होते हैं ईदर और के साथ में, तो वहाँ पे जो आपका बाद वाला नाउन होगा, मतलब जो पास वाला नाउन होगा, आप प्रोनाउन और वर्ब को इसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो यू विल यूज सिंगुलर वर्ब, अगर ये प्लूरल है तो यू विल यूज प्लूरल वर्ब। जैसे ईदर मानिक और अर्नव, ईदर और आ गया, दो नाउन आ गए, नाउन 1 नाउन 2। अब देखिए क्योंकि हमें यूज करना है अर्नव जो कि हमारा सेकंड नाउन है, उसके अकॉर्डिंग विल, ठीक, टेक केयर ऑफ हिज बिजनेस, मतलब अर्नव के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पे आ रहा है हिज। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे टीचर के अकॉर्डिंग अगर आप यूज करते तो इस करते, जो कि हो जाता गलत। हमें यूज करना है पास वाले नाउन के लिए, इसलिए हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। प्लूरल आर प्लानिंग देयर हॉलीडे, देयर क्यों आया, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स। Either he or his wife is, because of wife, attend to the function। Neither Rajni nor Akanksha has, आकांक्षा के लिए, done her work, आकांक्षा के लिए, ठीक। मतलब कोई भी दो नाउन अगर आपके either और neither nor से कनेक्टेड होते हैं तो उनके बाद आने वाला वर्ब और प्रोनाउन आपका डिपेंड करेगा सेकंड नाउन के ऊपर, जो आपका पास वाला नाउन होगा उसके लिए। नेक्स्ट है कंपैरिजन शुड बी मेड बिटवीन द सिमिलर थिंग्स, मतलब जो तुलना होती है वो दो के बीच में एक समान बात को लेकर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की सुंदरता और किसी की लंबाई की आप कंपैरिजन करें, नहीं, अगर आप किसी की लंबाई की ही तुलना करेंगे तो दोनों की लंबाइयों से ही तुलना होनी चाहिए। यूज, तो ऐसे सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं दैट फॉर सिंगुलर एंड दोज फॉर प्लूरल। जैसे द स्ट्रेंथ ऑफ रजनी इज मोर देन साहिल, मतलब साहिल की स्ट्रेंथ से ना, तो यहाँ पे आप देन वर्ड नहीं, मतलब देन तो कंपैरिजन के लिए आ गया, इसके बाद आप दैट ऑफ का यूज करेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ राजीव इज मोर देन दैट ऑफ साहिल। हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन इंग्लिश, यहाँ पे मतलब दोनों के मार्क्स के लिए कंपैरिजन किया जा रहा है, तो हिज मार्क्स इन हिस्ट्री आर हायर देन दोज इन इंग्लिश, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर इफ प्रोनाउन वन, आपको सेंटेंस में प्रोनाउन वन दिख जाता है तो वहां पे आप एज पजेसिव प्रोनाउन वंस का यूज करेंगे, ना कि हिज और हर का। जैसे वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट, नहीं, वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। One should be true to his words, no, one should be true to one's word, okay। अब देखिए, अब आ गया indefinite pronoun, very important rule। somebody, nobody, anybody, someone, none, anyone are always followed by the male possessive pronoun, मतलब हमें यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है कि मेल है या फीमेल, तो क्योंकि हम मेल डोमिनेटेड कंट्री में रह रहे हैं इसलिए हम वहाँ पे हिज का ही यूज करते हैं। लेकिन when the gender is not given they are singular pronoun, मतलब जब भी जेंडर वहाँ में नहीं दिया जाएगा तो वो हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन और मेल के फॉर्म में यूज किए जाएंगे। जैसे Everybody is honest in my office, अब देखिए and does his work, ऑनेस्टी, मतलब अब ऑफिस में तो मेल फीमेल दोनों होंगे लेकिन यहाँ जेंडर क्लियरेंस नहीं दिया है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पे मतलब मेल पोजेशन आता है। Everyone is doing his duty, There was no one in the ladies room, अब देखिए यहाँ पे जेंडर को क्लियर कर दिया तो यहाँ पे हमने लगा दिया got her role, मतलब
फीमेल डोमिनेशन हमने यहाँ पे हावी कर दिया है। ठीक, तो ये रूल हैं। आगे के रूल हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक के रूल्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। देखिए क्वेश्चंस कहीं और से नहीं, इनमें से ही बनते हैं। तो इतने रूल्स अगर आप पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में आप ये समझ कर चलिए कि आराम से आपका सिलेक्शन फिक्स है, कोई डाउट नहीं है इस बात में, गारंटी है इस बात की कि अगर इतना आप पढ़ते हो जितना मैं आपको बता रही हूँ तो एग्ज़ाम आपका 110% आप क्लियर कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छी मेरिट के साथ में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आप जितना भी है आप रेगुलर रिवीजन करते रहिए और जो डाउट्स होते हैं यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।